वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में हम इंडेक्स इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इंडेक्स इन्वेस्टिंग होता क्या है, इंडेक्स इन्वेस्टिंग से कैसे मार्केट को बीट किया जा सकता है या फिर मार्केट के रिटर्न्स के हिसाब से चला जा सकता है, पोर्टफोलियो की हेजिंग कैसे की जा सकती है और यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे जो आपको एक डिसेंट रिटर्न दे सके अगर यहाँ पे अपना बियर मार्केट आता है। तो मतलब बेसिकली सेफ इन्वेस्टमेंट्स क्या है मतलब बुल मार्केट के अंदर जहाँ पे अपन एक लिमिटेड डाउनसाइड के साथ यहाँ पे काम कर सके। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इंडेक्स इन्वेस्टिंग बेसिकली यहाँ पे एक गिरिक कैपिटल है, एक पीएमएस फंड है। उन्होंने उनके फाउंडर्स ने इंडेक्स कैपिटल के बारे में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ें लिखी है और उन्होंने उनका क्या कहना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग होता क्या है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज नथिंग बट टू इन्वेस्ट इन द इंडेक्स ऑफ द मार्केट। अपने इंडिया में बहुत सारे इंडेक्सेस है, जैसे कि अगर अपन निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी 50 सबसे बड़ा एक इंडेक्स है, उसके अलावा सेंसेक्स है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इंडेक्स में जब आप पैसा लगाते हो तो उसे बोला जाता है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। अब इंडेक्स के अंदर बेसिकली कैसे यहाँ पे रिटर्न्स वगैरह जनरेट होते हैं और उसमें स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है, यानी सिस्टम ड्रिवन है, विदाउट एनी ह्यूमन इमोशंस है। और उसमें हमेशा से ऐसा देखा गया है कि वो एक लॉन्गर टर्म के पीरियड में मार्केट को यहाँ पे किसी भी अदर स्टॉक को या फिर किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट को या अदर पोर्टफोलियो को बीट करता हुआ दिखाई दिया है। अगर अपन बात करें तो वो गिरिक कैपिटल वाले क्या बोलते हैं, देखो उन्होंने एक और चीज़ उन्होंने बोली है कि 8 से 10% म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं जो यहाँ पे पिछले 5 साल में अपने इंडेक्स फंड्स को बीट कर पाए हैं। अगर अपन उनकी बात करें तो कैसे कितने फंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पे बीट किया है तो वो उन्होंने यहाँ पे डिटेल दी है। मोस्टली यहाँ पे अगर अपन देखें तो 8 फंड्स है आउट ऑफ अदर 165 जो फंड्स है उन्होंने अंडर परफॉर्मेंस दी है। तो इसका मतलब अपन समझें कि यहाँ पे ये क्यों होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो दिया गया है उनके द्वारा, बेसिकली आपका जो फंड मैनेजर होता है उसके पास एक बायसनेस होती है, उसका एक ह्यूमन, वो भी एक ह्यूमन है, उसका एक इमोशन है। कोई बोलता है हैप्पीएस्ट माइंड महंगा है, कोई बोलता है यहाँ पे आईटी स्टॉक्स महंगे, कोई बोलता है ऑटो स्टॉक्स महंगे। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऑटो स्टॉक्स तो अभी तक रैली भी नहीं हुए, बट क्या होता है कि एक फंड मैनेजर का अपना एक दिमाग होता है, अपना एक ह्यूमन इमोशन होता है और उसकी अपनी एक सोच होती है। उसको लगता है आईटी स्टॉक महंगे हैं, उसको लगता है बैंकिंग स्टॉक नहीं चलेंगे, तो उस तरीके से यहाँ पे है ना चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। बट उसमें और उसके अलावा एक और जो चीज़ होती है कि क्यों यहाँ पे है ना फंड बीट नहीं कर पाते, बहुत सारे फंड मैनेजर्स यहाँ पे ऐसा भी देखा गया है कि प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, किसी ने आईआरसीटीसी में प्रॉफिट 3,000 पे बुक किया हो या डीमार्ट में किसी ने प्रॉफिट 4,000 पे बुक कर लिया हो, तो यहाँ पे आपके रिटर्न्स यहाँ पे डेविएट हो जाएंगे। ठीक है, मार्केट से आपके रिटर्न्स डेविएट हो जाएंगे। आपने यहाँ पे विनर्स को छोड़ दिया और लग्गार्ड्स को ले लिया। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग अपन अपने विनर्स में जल्दी से कर लेते हैं, जनरली अपन करते हैं। और यहाँ पे लॉस वाले जो स्टॉक्स होते हैं जो नहीं चलते अपन उन्हें होल्ड करके रखते हैं ताकि अपन को लॉस ना हो। जैसा अपन सोचते हैं वैसे एक ह्यूमन यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है वो भी यही सोचता है। बट आपका जो सिस्टम ड्रिवन कंप्यूटराइज्ड मेथड्स के थ्रू जो इंडेक्स बनाया गया है वो उल्टा सोचता है। कैसे, अगर अपन देखें तो इंडेक्स क्या करता है, बेसिकली उन स्टॉक्स को ज़्यादा वेटेज देता है जो ज़्यादा बड़े हैं, और यहाँ पे जो कम बढ़े हैं उनको या तो निकाल देता है या फिर उनका वेटेज कम कर देता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर अपन बात करें एक ऐसे ही एग्जांपल की, तो एचडीएफसी की अगर अपन बात करें जिसका यहाँ पे निफ्टी के अंदर साल अगर अपन देखें 10-15 साल पहले केवल 1.79% यहाँ पे वेटेज हुआ करता था। आज यहाँ पे उसका जो वेटेज है वो करीबन 11% के आसपास होता है। अभी 11% नहीं है, बट जिस टाइम उन्होंने लिखा था तब 11% हुआ करता था। तो इससे अपने को पता पड़ता है। इसके और भी एग्जाम्पल्स है जहाँ पे उन्होंने बताया कैसे है ना, मतलब लग्गार्ड्स वगैरह को उन लोग ने निकाला है इंडेक्स ने। अगर अपन बात करें तो इस तरह की यहाँ पे जैसे भेल, डीएलएफ, रिलायंस कम्युनिकेशन, सुजलॉन, एनटीपीसी, यूनिटेक, जिसमें से अगर अपन देखें आधी से ज़्यादा कंपनियां तो बर्बाद हो चुकी है। रिलायंस कम्युनिकेशन, सुजलॉन और यूनिटेक तो ये किसी समय में इंडेक्स का पार्ट हुआ करते थे, नॉर्मल इंडेक्स नहीं, अपन बात कर रहे हैं निफ्टी के इंडेक्स की। और आज की तारीख में अगर अपन देखें तो इसमें यहाँ पे वो उन कंपनीज को यहाँ पे हटा दिया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो इंडेक्स का प्रोसेस होता है ना, इंडेक्स इन्वेस्टिंग और इंडेक्स को सिलेक्ट करने का एकदम सिस्टम ड्रिवन होता है। इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ क्राइटेरिया होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसका ज़्यादा होता है उसे लिया जाता है, वोलेटिलिटी वगैरह देखी जाती है, कितने यहाँ पे स्टॉक्स में ट्रेड, ऐसे स्टॉक्स को लिया जाता है
जिसमें अगर ज़्यादा ट्रेडिंग हो भी गई, यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम एक बंदे ने डाल भी दी तो भी स्टॉक नहीं हिलेगा, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर एचडीएफसी को कोई एक बंदा नहीं हिला सकता। बट अगर मान लीजिए सीडीएसएल है या फिर कोई एक छोटा मोटा स्टॉक है, आईआरसीटीसी है, उसमें किसी ने एक बल्क डील या ब्लॉक डील कर ली एक म्यूचुअल फंड ने, तो स्टॉक में एक अच्छा खासा मूवमेंट आ जाता है, इसलिए वो इंडेक्स के क्राइटेरिया में मैच नहीं होता है। तो वोलेटिलिटी या फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उसका भी एक अलग क्राइटेरिया है, उसका भी एक अलग सिस्टम है, जो कि आपको एनएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। उसको सोच समझ के यहाँ पे है ना अपना इंडेक्स बनाया जाता है। और इसमें एक और जो चीज़ होती है कि यहाँ पे इंडेक्स इस तरीके से कैसे करता है कि मतलब है ना, जिसका ज़्यादा वेटेज है उसको कैसे ज़्यादा वेट, मतलब जो बढ़ता ज़्यादा है उसका वेटेज ज़्यादा कैसे होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि जो उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके साथ अगर अपन मिलाएं, तो यहाँ पे मान लीजिए 50 स्टॉक लिए गए, ठीक है, 50 स्टॉक लिए गए जिनका मार्केट कैप टोटल मार्केट कैप 100 करोड़ रुपीज़ था, ठीक है। उसके बाद अपन एक कंपनी ले लेते हैं और दूसरी एक और कंपनी ले लेते हैं जिसमें एक का मार्केट कैप 10 करोड़ था, दूसरी एक और कंपनी ले लेते हैं उसका मार्केट कैप भी 10 करोड़ था। अब क्या होता है, आज जब इसका जो वेटेज निकाला जाता है, किसी भी इंडेक्स में जब वेटेज निकाला जाता है कि इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट का एक स्टॉक का, तो उसको क्या किया जाता है, 10 करोड़ डिवाइडेड बाई यहाँ पे 100 करोड़, ठीक है। तो और ये जो करोड़ में जो बात कर रहे हैं ये कुछ नहीं बल्कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, जो कि प्रमोटर एंड अदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को छोड़ के जो स्टेक बचता है जो पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है उसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बोला जाता है। तो आज की तारीख मान लीजिए 1 जनवरी की बात करें, तो 1 जनवरी अपन देखें तो यहाँ पे 10-10% इन दोनों स्टॉक को दिया गया, ये बी स्टॉक हो गया, ये अपना ए स्टॉक हो गया। अब अपन इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए आप ये देखिए कि ए स्टॉक यहाँ पे आउट परफॉर्म करता है, तो मान लीजिए 10% से बढ़ता है, तो उसका स्टेक यहाँ पे उसका मार्केट कैप हो गया 11 करोड़ रुपए का। और जो बी स्टॉक है अपना वो 10% से टूटता है, तो उसका यहाँ पे मार्केट कैप हो गया 9 करोड़ रुपए, ठीक है। अब इस तरीके से क्या होगा, आपका जो इंडेक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है, फॉर एन एग्जाम्पल अज्यूमिंग कि यहाँ पे 100 करोड़ ही अपना टोटल मार्केट कैप रहता है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सारे इंडेक्सेस का, तो जो बढ़ता जा रहा है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट और बढ़ता जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि अपन आईआरसीटीसी की बात करें, जो कि एक मिड कैप फंड का भी, मिड कैप इंडेक्स का और इनमें भी पार्ट बनता है, या फिर कोई भी अपन बात करें कोई भी बढ़िया स्टॉक की मिड कैप वगैरह की, तो जो ज़्यादा बढ़ते जाते हैं उनका मार्केट कैप भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसलिए उनका वेटेज ज़्यादा होता जाता है, और जिनका कम होता जाता है उन्हें हटा दिया जाता है। और जैसे कि अपन बात करें, जैसे कि मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी, एक इंडेक्स का नया एंट्रेंट तब आता है जब यहाँ पे इंडेक्स के अंदर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, फॉर एन एग्जाम्पल आज अपने मान लीजिए एक अपने इंडेक्स के अंदर एक जो सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट है, फॉर एन एग्जांपल वो 50 करोड़ का है, तो जो नया एंट्रेंट आएगा उसका मिनिमम फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़ होना चाहिए, मतलब 2 टाइम्स होना चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी जब बनती है तो उसको यहाँ पे लाया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज डीमार्ट की बात करते हैं कि उसे इंडेक्स में लाया जाना चाहिए। अगर अपन बात करें, डीमार्ट अपने यहाँ पे इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट, निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट से 6 टाइम्स लार्जर है, बट फिर भी उसको नहीं लाया जा रहा है बिकॉज ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है, और जो कि यहाँ पे अपन देखें तो प्रमोटर्स के पास स्टेक है और थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के पास है, तो उसको मिला के लगभग 20 या फिर 10-15% जो स्टेक होता है वो यहाँ पे पब्लिक के लिए अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम फ्री फ्लोट होने के कारण डीमार्ट यहाँ पे आ नहीं पा रहा है। तो इस तरीके की चीजें होती है। अच्छा, इंडेक्स इन्वेस्टिंग किन के लिए है? देखिए, इंडेक्स इन्वेस्टिंग उनके लिए नहीं है जो सुपीरियर रिटर्न्स यहाँ पे टारगेट करना चाहते हैं। इंडेक्स इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए जो यहाँ पे एक डिसेंट रिटर्न चाहते हैं। अगर आप सुपीरियर रिटर्न चाहते हो तो आपको सुपीरियर रिस्क लेनी पड़ेगी। हाई रिटर्न एंड हाई रिस्क की बात होती है, तो ऑब्वियसली मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि आप आपका सारा पैसा इंडेक्स में लगा दीजिए, हर तरह का एक इंडेक्स ले लीजिए और उसमें पैसे लगा के बैठ जाइए, ऐसे नहीं हो सकता। बट अपन अगर समझे तो इंडेक्स को आप कभी है ना, इंडेक्स से एक और जो चीज़ होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मल्टी बैगर्स नहीं बनते। देखिए, मल्टी बैगर्स होते हैं। अगर आप देखोगे एचडीएफसी, टीसीएस, इन्फोसिस एक मल्टी बैगर है। इन्फोसिस का इस साल का रिटर्न करीबन करीबन 40 से 50% है। किसी ने सोचा नहीं होगा, सब लोग मिड कैप आईटी के बारे में सोचते हैं, बट लार्ज कैप्स में भी अच्छे खासे रिटर्न बनते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल एशियन पेंट्स भी एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर रहा है। तो यहाँ पे एंट्रेंट्स होते हैं बट लेट होते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो डीमार्ट एक एग्जाम्पल है कि वो मल्टी बैगर होने के बाद भी अभी तक इंडेक्स में नहीं आया और पता नहीं कब आएगा। तो वो एक रैली तो मिस आउट होगी, बट ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल अपन मल्टी बैगर से दूर चल रहे हैं, ठीक है। तो बैगर्स भी बनते हैं एक लॉन्गर टर्म में, तो आपको बिल्कुल बिल्कुल एक बैगर्स मल्टी बैगर स्टॉक्स मिलेंगे ही मिलेंगे इंडेक्स में, बट सुपीरियर रिटर्न्स आप यहाँ पे कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिर अगर हम बात करें, उनसे पूछा गया है कि आप इंडेक्स में अगर पैसा लगाना हो तो सबसे पहले कौन सा अच्छा तरीका होता है। अच्छा, अच्छा तरीके की बात कर रहे हैं, मतलब उसको एसआईपी से किया जाए या फिर जब बाजार गिरे तब किया जाए। मतलब
यहाँ पे अपन वो बात किया जा रहा है एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से किया जाए या फिर अपन एक ह्यूमन पे छोड़ दे, अपने पे खुद पे छोड़ दे कि यार जब अपने को लग रहा है आज मार्केट गिरा हुआ है आज लगा दे पैसा, तो कौन सा मेथड अच्छा होता है? तो उन्होंने बोला कि एसआईपी जो मेथड होता है वो बेस्ट होता है। क्यों? उसके पीछे आज आप सोचिए, बहुत सारे लोग जनवरी से सोचे थे मार्केट रैली हो रहा है, रैली टू हो रहा है, यहाँ पे कभी भी बियर फेस आ सकता है, अब बाजार गिरेगा, अब बाजार गिरेगा। किसी 12,000 ने बोला, 12,000 पे भी बोला, 13,000 पे भी बोला, आज 17-18,000 हो गया और हो सकता है 19,000 20,000 भी होगा। कभी किसी ने अभी लास्ट के 1-2 साल में ये नहीं सोचा था, मार्च 20 में किसी ने बैठ के ये नहीं सोचा था कि बुल रन आ जाएगा इतना खतरनाक। कोई आदमी ये सोच के बैठा था अगर मार्च 20 में कि अब मैं पैसे नहीं लगाऊंगा क्योंकि अभी तो बियर रन चालू है, कोरोना वायरस पता नहीं कब खत्म होगा। या फॉर एन एग्जांपल किसी ने जनवरी में बैठ के ये सोचा कि यहाँ पे हम अभी पैसा नहीं लगा सकते बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा रैली कर चुका है। आपने ह्यूमन इंटरेक्शन किया, ह्यूमन इंटरवेंशन किया आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में, इंडेक्स इन्वेस्टिंग के अंदर, तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को मिस आउट करेंगे। वही अगर अपन दूसरे आदमी की बात करें जिसने हमेशा सोच रखा था कि मैं हर महीने की 5 या 10 तारीख को इतना अमाउंट यहाँ पे डालूंगा, ठीक है, मैंने सोच रखा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो मैं हमेशा इन्वेस्ट करता रहूंगा और उसको वो एसआईपी जो इन्वेस्टर होता है वो हमेशा एक नॉर्मल ह्यूमन इन्वेस्टर के रिटर्न्स को बीट करता है, ठीक है। तो जनरली आप कभी भी एसआईपी से करते हैं ना, तो आपका यहाँ पे रिटर्न्स आप बीट कर पाएंगे बिकॉज आप यहाँ पे मार्केट को, यहाँ पे आप मार्केट मतलब इंडेक्स को आप इंडेक्स पे छोड़ रहे हैं सारे रिटर्न्स जनरेट करने के लिए, ठीक है। ह्यूमन इंटरवेंशन क्या होता है, इमोशंस पे चलता है, तो बहुत बार ह्यूमन यहाँ पे गलत भी होता है, सो ह्यूमन एरर नहीं होता है। और एसआईपी एक बहुत बढ़िया तरीका होता है और जो अपन अपने फंडामेंटल स्टॉक्स के वीडियो में भी मैं हर बार बोलता हूँ कि आप स्टैगर्ड मैनर में लें और स्टैगर्ड बाइंग करें, सारी क्वांटिटी एक भाव पे एक साथ एक दिन में ना खरीदें और एक स्टॉक में तो बिल्कुल ना करें। वहीं पर अगर अपन बात करें लॉन्गर टाइम हॉरिजॉन यहाँ पे क्या रखना चाहिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग में, जनरली अगर अपन बात करें एक साल का इंडेक्स का रिटर्न तो काफ़ी 50-60% प्लस का है। निफ्टी का भी अगर अपन एक साल का भी रिटर्न देखें लास्ट 1 ईयर का तो 61% के आसपास है। बट यहाँ पे एक लॉन्गर टाइम हॉरिजॉन क्या हो सकता है, तो 2 से 3 साल के लिए एक अच्छा यहाँ पे हॉरिजॉन हो सकता है। अभी मान लीजिए अभी इस समय पे क्या होगा, अगले एक साल के लिए मैं नहीं बोल सकता क्योंकि क्या होगा, अगर बियर फेज आ गया तो एकदम से है ना उस बियर फेज से निकलने में अपने को साल भर लग जाएगा, तो हो सकता है आपके रिटर्न्स डेविएट हो जाएंगे। बट आप यहाँ पे एक साल से ज्यादा मतलब 1.5 या 2 साल के लिए सोचते हो तो आपके रिटर्न्स एकदम सुपीरियर होंगे इंडेक्स के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अगर हम बात करें कि मैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग की इस समय पे बात क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या रीज़न है, इंडेक्स इन्वेस्टिंग से मेरा मतलब है आप निफ्टी या फिर सेंसेक्स में लगाइए, इसके क्या क्या तरीके होते हैं वो भी अपन बात करेंगे। सबसे बढ़िया तरीका होता है आप म्यूचुअल फंड्स में लगा लीजिए। जितने भी इंडेक्स फंड्स हैं उनमें से जो बढ़िया बढ़िया इंडेक्स होते हैं जैसे कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स का जो इंडेक्स है वो काफ़ी अच्छा होता है। उसके अलावा निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी होते हैं, आप उनमें पैसे लगाइए। या फिर निफ्टी का जो मल्टी कैप इंडेक्स होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स होता है, इसमें आप पैसे लगा सकते हैं। या फिर निफ्टी 500 इंडेक्स होता है। अगर आप मुझसे पूछते हैं मेरे यहाँ पे पर्सनल चॉइस क्या है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग में कहाँ चुनना चाहिए, तो मैं निफ्टी 50 के साथ जाना चाहूँगा ओवर द सेंसेक्स। पहली बात तो ये निफ्टी 50 के इंडेक्स को चुनिए और दूसरा आप निफ्टी नेक्स्ट 50 को चुनिए, ठीक है। इसके अलावा जितना भी आपको पैसा लगाना है मिड कैप या स्मॉल कैप में रखना है या फिर मल्टी कैप में रखना है, तो वो आप यहाँ पे अदर फंड्स में लगाइए, मतलब मिड कैप फंड्स में लगाइए ना कि मिड कैप इंडेक्स फंड्स में लगाइए, यानी मल्टी कैप में लगाइए ना कि मल्टी कैप इंडेक्स फंड्स में लगाइए, ठीक है। तो निफ्टी 50 निफ्टी 500 वाले जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उसमें आप पैसे लगा सकते हैं, उनके म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसके नाम अपन बता देंगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं। बट यहाँ पे एक और चीज़ मैं बात क्यों कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए इंडिया में बियर रन आता है फॉर एन एग्जाम्पल, देखिए अपन ये बात नहीं कर रहे हैं कि कब आएगा, मैं ये बात कर रहा हूँ कैसे अपन हेज करना अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप समझो कि लास्ट जैसे अगर मार्च 20 की बात की जाए तो मार्च 20 में सबसे कम जहाँ पे जो फॉल देखने को मिला था ना, वो किस स्टॉक्स में देखने को मिला था, बड़े स्टॉक्स में। लार्ज कैप्स जो थे, जो निफ्टी 50 के स्टॉक थे, उनमें जो मोटा मोटी यहाँ पे फॉल देखने को मिला था 20% के आसपास, उससे भी ज़्यादा फॉर एन एग्जाम्पल। बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर निफ्टी में 20% फॉल आता है तो आपके बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं अदर देन निफ्टी या फिर अदर इंडेक्सेस, उनमें ज़्यादा फॉल आएगा। स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर कोई भी अदर स्टॉक होंगे उनमें ज़्यादा फॉल देखने को मिलेगा। जनरली ऐसा होता है जब भी आप देखोगे बाजार गिरता है, यानी मान लीजिए अगर रिलायंस 2-3% गिरता है तो बाकी सारे शेयर्स, अगर बाजार का रुख खराब होता है, कोई खराब न्यूज़ आती है, तो आपके स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा इंडेक्स 50 में, निफ्टी 50 के इंडेक्स में ज़्यादा है और वो जो टॉप 50 कंपनीज में सबसे ज़्यादा होती है उसमें लोअर वोलेटिलिटी होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि निफ्टी 50 के कुछ मतलब जैसे एचडीएफसी में सर्किट लग रहा है, रिलायंस में सर्किट लग रहा है, पता नहीं आखिरी बार कब लगा था किसी को नहीं पता है। बट मैं आपको वोलेटिलिटी और बाकी सारी चीज़ों से बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे
निफ्टी 50 के अंदर या फिर निफ्टी का या फिर सेंसेक्स के जो इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके अंदर सबसे कम यहाँ पे ड्रॉडाउन यानी सबसे कम फॉल देखने को मिल सकता है। मतलब बियर फेज की डेफिनेशन क्या होती है, जब आपका बाजार पीक से 20% गिर जाए, एक जनरल डेफिनेशन ये होती है। बट अगर आपका निफ्टी 50 जब बाजार का 20% से गिरता है तो अदर देन जो फंड्स है, अदर देन जो इंडेक्सेस है वो और ज्यादा गिरेंगे, 30-40% फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स तो खत्म ही हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। अब अपन 6 अल्टरनेटिव्स की बात करें, सबसे पहले इंडेक्स फंड्स की बात करते हैं। अच्छा, इंडेक्स फंड में कौन कौन से अच्छे हैं, तो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है, दो ये अच्छे हैं। उसके अलावा एचडीएफसी का सेंसेक्स फंड है, वो भी अच्छा है। हाइयर एयूएम जो होता है वो आपको हाइयर यहाँ पे बेनिफिशियल होता है, जिसका एयूएम ज्यादा होता है वो बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि अगर कल को कोई भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब ज्यादा रिडेम्पशन या फिर ज्यादा यहाँ पे एकदम से यहाँ पे फंड फ्लो होता है, फंड इनफ्लो या आउटफ्लो बहुत ज्यादा होता है, तो छोटे एयूएम जो होते हैं ना वो ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, उनके रिटर्न्स डेविएट हो जाते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रहती है। तो इसलिए अपन बड़े एयूएम के साथ जाएंगे, बड़े एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी बड़े म्यूचुअल फंड्स के साथ जाएंगे। तो पहला अपना तरीका हो गया, जो पहला अल्टरनेटिव है वो तो इंडेक्स फंड है, जिसके बारे में अपन ने डिटेल में बात करी। उसके अलावा दो इंडेक्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही शानदार है। निफ्टी लो वोलेटिलिटी इंडेक्स है और यहाँ पे निफ्टी का एक अल्फा लो वोलेटिलिटी इंडेक्स है। अब ये क्या कहा, कहाँ का पैसा लगाते हैं, तो अगर अपन समझे तो जो पहला है अल्फा लो वोलेटिलिटी, वो यहाँ पे 30 स्टॉक्स लेता है निफ्टी 100 के, और यहाँ पे 50 निफ्टी मिड कैप से लेके यहाँ पे लो वोलेटिलिटी वाले जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि आईटीसी फॉर एन एग्जाम्पल लो वोलेटिलिटी स्टॉक है, तो उसमें पैसा लगाता है। फिर उसके अलावा एक और जो है निफ्टी लो वोलेटिलिटी जो सिंपल वाला है, वो यहाँ पे कहाँ पे पैसा लगाता है, वो निफ्टी 100 में लगाता है। अच्छा, आप मुझसे पूछते हैं मेरी पर्सनल चॉइस कौन सी, तो आप अल्फा लो वॉल्यूम वाला जो है, लो वोलेटिलिटी वाला है, उसमें आप जा सकते हैं। तो ये एक लो वोलेटिलिटी म्यूचुअल फंड है जो आपको अच्छे खासे यहाँ पे एक रिटर्न दे सकता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें कौन से स्टॉक्स में यहाँ पे पैसा लगाया जा सकता है, देखिए बहुत सारे पीएसयू है। फॉर एन एग्जांपल एसबीआई एक अच्छा स्टॉक हो सकता है जो कि एक लो वोलेटिलिटी वाला है, बट उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एनपीएस की, या फिर बैंकिंग सेक्टर की रिफॉर्म्स की, या फिर आरबीआई की पॉलिसीज की, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट करती है। दो यहाँ पे अपन आने वाले समय में अगली एक साल में यहाँ पे एक ह्यूज एनपीए यहाँ पे वेव नहीं सोच रहे फॉर ए लार्ज बैंक्स, तो एसबीआई कैंडिडेट हो सकता है। बट मेरे हिसाब से जो दो बेस्ट कैंडिडेट है जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, आईआरएफसी है जो कि एक एफडी स्टॉक है, दूसरा अपना आईटीसी है, जिसमें यहाँ पे एक अच्छे खासे आपको रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं विद लो वोलेटिलिटी। दूसरी चीज, कैसे अपना पता लगाया जाए कि लो वोलेटिलिटी वाले इंडेक्स या फिर स्टॉक्स कौन से, ऐसे स्टॉक्स को लीजिए जो 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं, या फिर जो बहुत समय से यहाँ पे रैली नहीं की है, और यहाँ पे वो फंडामेंटली उनके बिजनेस में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। फॉर एन एग्जांपल हीरो मोटोकॉर्प इज एन एग्जांपल। हीरो मोटोकॉर्प का जो अभी 52 वीक लो है वो 2600 के आसपास चल रहा है, ठीक है, और उसका जो अभी मार्केट प्राइस है वो यहाँ पे करीबन करीबन 2900 के आसपास है। तो आप समझिए कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास कितना है कि 2600 2900 पे लेके आप 2600 तक पहुंचेंगे, उससे ज़्यादा तो गिरने वाला है नहीं। तो आप समझिए कि वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। वहीं पे टाटा मोटर्स में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज वो इतना ज्यादा रैली किया है, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे लार्ज कैप और टॉप 10 स्मॉल कैप जो है हमने जो लिस्ट बनाई थी उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। मतलब मेरा मानना ये है कि लार्ज कैप में अगर आप पैसा लगाते हो तो काफी अच्छे रिटर्न बनेंगे, जिसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज एक अच्छा लार्ज कैप स्टॉक है जो कि सदाबहार है, कोटक बैंक वगैरह है ना। तो इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं जो लार्ज कैप इंडस्ट्री लीडर्स, एशियन पेंट्स, एचयूएल वगैरह, उसमें आप पैसा लगाएंगे, टीसीएस, इन्फोसिस में, तो आपको हमेशा एक यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे डिसेंट यहाँ पे ना रिटर्न जनरेट होंगे इवन ड्यूरिंग द बियर फेज। उसके अलावा जो मैं हमेशा बोलता आता हूँ कि डोंट मिस आउट ऑन द लार्ज कैप्स, कीप इन्वेस्टिंग योर 70% ऑफ द पोर्टफोलियो इनटू द लार्ज कैप्स। मैं अभी एक ही बात बोल रहा हूँ, बहुत सारे ये पूरा का पूरा जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए जो नए नए अभी मार्केट में आए हैं, या फिर जिनका पोर्टफोलियो साइज इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर जो बड़े लोग हैं जिनका पोर्टफोलियो साइज बहुत बड़ा है, मतलब 20-30 लाख प्लस है, तो वो तो वैसे भी इतने तो अब मार्केट में यहाँ पे जान चुके हैं कि यहाँ पे इस तरह के रिटर्न्स वो लोग यहाँ पे इस तरह की वॉलिटिलिटी वो लोग कैप्चर कर सकते हैं, मतलब वो बियर कर सकते हैं। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि लार्ज कैप में आपका एलोकेशन ज़्यादा रहना चाहिए और इंडेक्स फंड्स में यहाँ पे लगाना ही चाहिए, और म्यूचुअल फंड्स तो बिल्कुल बेस्ट है ही है। तो बेसिकली ये था अपना इंडेक्स फंड पे, इंडेक्स इन्वेस्टिंग पे,
जहाँ पे अपन इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। लगातार आप धीरे धीरे एसआईपी मैनर में भी अगर मान लीजिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक डिसेंट रिटर्न जनरेट होंगे। आप बस ये जरूर कर सकते हैं कि जब अब इंडिया में बियर फेस चालू हो जाए, जब मतलब मोटा मोटी सारी न्यूज आ जाएगी, पता पड़ जाएगा ये खराब बात हो रही है, इंडेक्स अपना 5% से गिर गया है। फॉर एन एग्जाम्पल 5% से जब अपना इंडेक्स गिर जाए, जैसे कि अभी ग्लोबली हो रहा है, यूएस का मार्केट अभी 10 से 15% से गिर चुका है, एशियन मार्केट 7-8% से गिर चुके हैं, बट इंडिया का मार्केट नहीं गिरा है। इंडिया का मार्केट अभी तक हाईएस्ट जो फॉल देखने को मिला था वो बजट के समय दिखा था, जब यहाँ पे 6% का फॉल था, उसके बाद इतना बड़ा फॉल आया नहीं है। तो मोटा मोटी आप समझो कि 5 से 6% का अगर फॉल आता है तो आप अपने यहाँ पे इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो को यहाँ पे एक तो बढ़ा सकते हैं, या फिर आप अपना नया फंड डालने से रुक जाए और अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को यहाँ पे आप धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करके खत्म करते रहे। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेटर्स है, मतलब है ना, बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलेंगे, बट सबसे बेसिक इंडिकेटर है कि अगर आपका इंडेक्स 5% से गिर जाए और वो गिरने का कारण कोई ऐसा हो जो यहाँ पे खराब न्यूज हो, जो ओवरऑल मार्केट को इंपैक्ट कर दे। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आरबीआई अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी मार्केट को यहाँ पे रुख बदल देगा। ठीक है, जहाँ पे वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा है, इंडिया में अभी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है अगले मार्च 2022 तक, बट कल को अगर आरबीआई रेट बढ़ा देता है तो यहाँ पे एक नेगेटिव रुख खड़ा खड़ा हो जाएगा और यहाँ पे वो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लेके आएगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती है जो अपने को इम्पैक्ट करती है। वैसे भी जब बियर फेस चालू होगा तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल अपन वीडियो बनाएंगे ही बनाएंगे, वापस उस पर बात करेंगे। अच्छा, ओवरऑल मेरा क्या है, मैं आई एम बेरिश ऑन द मार्केट्स क्या नहीं, मैं तो एक आई एम अ पर्सन फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। मैं यहाँ पे 1 साल के लिए तो नहीं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं पैसा जो लगा रहा हूँ 1 साल के लिए तो है नहीं, तो मेरे को यहाँ पे छोटे मोटे फॉल से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। 10-20% फॉल जो होता है वो बेसिकली हेल्दी है ओवर द लॉन्गर रन। ठीक है, एंड ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन द इंडियन मार्केट्स। ठीक है, मेरे को तो लगता है 19,000 क्या 20,000 भी मार्केट आएगा ही आएगा, और अर्निंग्स जो अपनी आ रही हैं काफ़ी अच्छी आ रही हैं, ओवरऑल देर आर गुड अर्निंग्स। और अगर ये अर्निंग्स अच्छी आती हैं, ठीक है, अर्निंग्स जो अपना सीजन चल रहा है अभी वो अगर अच्छी आती हैं, अभी जैसे आईटी स्टॉक्स की आई हैं, फिर मिड कैप आईटी स्टॉक्स की आएंगी, बैंक्स की आ चुकी हैं, जैसे एचडीएफसी के रिजल्ट आए, डीमार्ट वगैरह के आए हैं, अगर ये अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आती है और मार्केट को बढ़िया लगती हैं तो आपका वैसे ही मार्केट बढ़ने लग जाएगा। बट मैं आपको हमेशा से एक चीज़ बोलूँगा कि थोड़ी बहुत हेजिंग तो हमेशा से करनी ही पड़ेगी, थोड़ी बहुत पैसिव इन्वेस्टिंग करके रखनी चाहिए, सारा पैसा एक्टिव इन्वेस्टिंग में नहीं डालना चाहिए। थैंक यू सो मच।